नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल रात लगभग 8:15 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि किस तरीके से भारत और खासकर जो भारत की निर्वाचित सरकार है उसको घेरने के लिए या उसको अस्थिर करने के लिए भारत के आसपास एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। उसमें कई सारे मोहरे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भारत वेस्ट और खासकर जो अमेरिका है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑयल के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फार्मा के ऊपर, ट्रेड डील के ऊपर, भारत को मानने को तैयार नहीं है और ऊपर से पाकिस्तान को पीट देता है। तो भैया कम से कम ये चीजें तो उनके गले से नहीं उतरेंगी, तो कोई ना कोई प्रयास तो रहेगा कि भारत को परेशान करना है। और उसी तरफ मैंने इशारा किया था कि बांग्लादेश सबसे आसान वो सस्पेक्ट है, वो प्यादा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और रात को लगभग 12:30 बजे वही खबरें सामने आने लगी। बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर एक उन्मादी भीड़ को उतार दिया गया। ढाका, चिटगांग, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन होने लगे और ये अचानक से नहीं हुआ, सब स्टेज था। एक व्यक्ति है उस्मान हादी, उसकी हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती है कुछ समय पहले और उसका इल्जाम भारत के ऊपर लगाया जाता है। और मैं उसी दिन से कह रहा हूं भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, ये इंटरनल सैबोटाज है और ये प्रयास है बांग्लादेश के अंदर स्थितियों को खराब करने का, ताकि भारत को बांग्लादेश से निकाला जा सके। और वही हुआ। उस व्यक्ति को सिंगापुर ले जाया जाता है इलाज के नाम पर और वहां पर एक सही समय का इंतजार किया जाता है। थर्सडे की शाम और जुम्मा जो फ्राइडे आना है उस दिन तक का इंतजार किया जाता है और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ओपन सोर्स से जानकारी है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बहुत लोगों का यह भी मानना है कि शायद आईएसआई की कुछ ऑपरेटिव्स भी उस दौरान उस हॉस्पिटल के अंदर थे। और जैसे ही ये खबर बांग्लादेश के अंदर फ्लैश की जाती है, उसको लीक किया जाता है, तब तक तैयारियां पूरी कर ली गई थी कि कहां कितनी भीड़ इकट्ठी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अचानक से वो भीड़ निकल कर आती है और वो जिस तरीके से उन्माद फैलाती है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, भारत विरोधी एजेंडा। उसको रोल आउट करने का प्रयास किया गया। उसमें जो वहां के दो प्रमुख न्यूज़पेपर हैं, एक का नाम है प्रथमा आलू, उसके ऊपर हमला किया गया, उसका पूरा दफ्तर जला दिया गया। और दूसरा है डेली स्टार, उसके दफ्तर को भी जला दिया गया। डेली स्टार में जब हमला किया गया, जब उसके दफ्तर में आग लगाई गई, तो लगभग 30 जर्नलिस्ट उस समय वहां पर मौजूद थे। एयर लेडर होती है, उस पे चल चल के उन लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। अंदर से महिलाएं ट्वीट कर रही थी कि सांस नहीं आ रहा है, धुआं भर गया है, यानी कि उन्हें वहीं जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना है कि ये भारत के पक्ष में बात करने वाले हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये तो प्रो यूनिस ही आवाज थी, लेकिन फिर भी इनको जला दिया गया, ये दिखाने के लिए कि भैया भारत का यहां कोई कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि डेली स्टार ने एक आर्टिकल छाप दिया था कि जो जमाते इस्लामी है और आईएसआई है वो पूरा का पूरा ये कार्यक्रम स्टेज कर रही हैं, भारत के खिलाफ एक भीड़ को उकसा रही है ये दोनों लोग मिलकर, ताकि बांग्लादेश से इन्हें बाहर किया जा सके। क्योंकि जो चुनाव होना है फरवरी में, वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जो ये चुनाव हो इस साफ सुथरे तरीके से हो। अगर भारत यहां से बाहर निकल जाएगा, फिर हम जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे, उस इलेक्शन को रिग कर सकते हैं। भारत का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। देखिए, भारत का पक्ष ये नहीं है कि हमें कोई कॉलोनाइज करना है, हमारे हिसाब से चुनाव हो। भारत ये चाहता है वहां चुनाव फ्री एंड फेयर हो। बीएनपी आना चाहती है, बीएनपी आए, आवामी लीग आना चाहती है, आवामी लीग आए, लेकिन ये तय करने का हक जो है वो पब्लिक को होना चाहिए। किसी जमात को, यूनिस को, आईएसआई को, अमेरिका को, इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां प्रयास यह है कि ना, ये नहीं चलेगा। उसके बाद जो नाम निकल कर आ रहे हैं कि दरअसल कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को आगे लेकर चल रहे हैं, उसमें पहला नाम है मीर फरहाद। ये हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश का संगठन है, उससे जुड़ा हुआ है। उसके अलावा सलाउद्दीन अम्मार, ये व्यक्ति है छात्र नेता बताया जाता है, ये इसके अंदर है। उसके अलावा ये छोटे छोटे नाम हैं, ये तो स्टार्टर्स है। उसके बाद जसीमुद्दीन रहमानी, ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर बांग्लादेश के अंदर जिसको सजा दी गई थी शेख हसीना के समय, उसको खुला छोड़ा गया। मोहम्मद यूनुस ने आते ही सबसे पहली चीज कोई करी थी तो जसीमुद्दीन रहमानी को आजाद किया था। अंसारुल बांग्ला की इसकी टीम है, वो जो ग्राउंड पे जो मोबिलाइजेशन और वायलेंस कर रही है, ये जसीमुद्दीन रहमानी की टीम है। इसके बाद इलियास हुसैन, जो मीडिया के ऊपर अटैक हुआ है, ये पूरा का पूरा इलियास हुसैन नाम का व्यक्ति है, उसने ये ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद परेश बरुआ उल्फा, जो नॉर्थ ईस्ट का, आसाम का एक बड़ा आतंकी संगठन है, भारत के अंदर बैन है,
और बांग्लादेश के अंदर भी इसको सजा मिली हुई थी, वो भी इन्होंने वापस ले ली। उसको भी अब बांग्लादेश में आईएसआई ने प्लांट कर दिया, ये भी वहां पहुंच रहा है। और ये वो व्यक्ति है जिसको 2004 के अंदर 10 ट्रक भर के हथियार सप्लाई कर रहा था चिटागोंग में, ये तब पकड़ा गया था। भारत के अंदर बैंड है, बांग्लादेश के अंदर बैन था जब तक ये आवामी लीग की सरकार थी। जैसे यूनिस आया तो इसको भी खुला खेल है, और इसके कनेक्शंस आईएसआई से ही नहीं, चाइना से भी जुड़े हैं। यानी भी अब आपको यहां पे अमेरिका भी इन्वॉल्व होता दिखाई देगा, चाइना भी इन्वॉल्व होता दिखाई देगा, आईएसआई भी इन्वॉल्व होती दिखाई देगी, और ये सारे के सारे एक हो गए हैं भारत के खिलाफ कि पूरे के पूरे मूवमेंट को, देखिए बांग्लादेश को अपने हिसाब से इन्हें रीसेट करना है, और उसे रीसेट करने के लिए इनके पास एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, और वो इन्होंने बना दिया कि एंटी भारत कर दो, कि बांग्लादेश में जो भी प्रॉब्लम है, कि यूनिस को कब्ज है या फिर परेश बरुआ को बवासीर है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई गरीबी से मर रहा है, कोई बिजली की कमी से मर रहा है, जो भी है वो सब भारत की जिम्मेदारी है। और वही मोमेंटम लेकर अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही तैयारी इनकी हो गई है। और भारत के जितने भी हाई कमीशन हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। सबसे पहले ढाका पे हमला किया गया था, लेकिन कल आपको दिखाया था मैंने पूरा मैप में कि किस तरीके से जो ढाका में भारत की एम्बेसी है, भारत का जो हाई कमीशन है उसकी और अमेरिकन एम्बेसी की जो कंपाउंड वॉल है लगभग लगी हुई है। तो इनको लगा कि भैया यहां स्थिति ठीक नहीं है, तो वो चीजें पीछे हो गई। और उसके बाद चिटागोंग में हो, राजशाही में हो, खुलना में हो, वहां पर जो असिस्टेंट हाई कमीशंस हैं उनके ऊपर हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई है चिटागोंग में। देखिए बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं, गाइडलाइन की वजह से मैं बहुत चीजें नहीं चलाना चाहता, लेकिन प्रॉपर पत्थरबाजी हुई है। यानी आप इंडियन हाई, ठीक है किसी को नुकसान नहीं हुआ, सबको, सब स्टाफ अंदर था, सब सुरक्षित है। अभी कम से कम बांग्लादेशियों की वो हिम्मत नहीं है कि वो अंदर जा सके, ईरान वाला जो कार्यक्रम है वो कर सके। लेकिन पत्थरबाजी हुई है, मैसेज है कि हम आपके गेट तक आ गए हैं, वो मैसेज देने का प्रयास है। और अमेरिका की बात कर रहा था, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से ये ट्वीट होता है कि जो यूएस एम्बेसी है वो ज्वाइन करती है बांग्लादेश के लोगों को, कि एक यूथ लीडर है उस्मान हैदी, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें जो दुख है उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन कहीं भी उन्होंने ये कंडेम नहीं किया कि जो वायलेंस हो रही है, जो भारतीय हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने कहीं भी ये कंडेम नहीं किया कि एक हिंदू जिसका नाम है दीपू चंद्र दास, उसकी हत्या इस भीड़ ने कर दी। उसके बाद उसको मारा गया, भीड़ ने उसको टांग दिया और जला दिया। यूएस एम्बेसी नहीं बोलेगी, क्योंकि जो पैसिफिक कमांड है ना, पूरा एक्टिव है कार्यक्रम करने के लिए बांग्लादेश के अंदर, कि भैया किसी तरीके से भारत को यहां से निकाला जाए। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, ये कॉल हो रहा है कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की तरफ चलो। ये सारी की सारी भीड़ को ये चाह रहे हैं कि भारत की तरफ ले चले, लेकिन ध्यान रखिएगा डेड एंड है, वहां काम नहीं चलेगा। और भारत का कॉन्फिडेंस इतना है, ये कह रहे हैं ना पश्चिम बंगाल की बॉर्डर की तरफ ले चलते हैं, सारी भीड़ वहां घुसेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही पश्चिम बंगाल के अंदर अपना दौरा निर्धारित किया है, और कहां किया है? नादिया, नॉर्थ 24 परगना। ये वो जगह है जो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है। प्रधानमंत्री कल वहां पर 2 नेशनल हाईवे का उद्घाटन करेंगे और पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। आके दिखाओ। ये कॉन्फिडेंस भारत सरकार ने दर्शाया है कि भैया प्रधानमंत्री है भारत का, और भीड़ आ रही है जो ये कह रही है कि हम 7 सिस्टर स्टेट्स लेंगे। सिराजुद्दौला का जो राज्य था उसको वापस से रिक्लेम करेंगे, सिराजुद्दौला बनना चाहते हैं ये। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आओ मैं खड़ा हूं, रैली भी करूंगा, तुम्हारा जवाब भी दूंगा, आगे हिम्मत है आ जाओ। हिम्मत नहीं है, नहीं आ पाएंगे, सिर्फ बयानबाजी है, भीड़ को मोबिलाइज करने का प्रयास है, और जो जुम्मा है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक मैसेज देने की बात है वहां से। जब मीडिया के ऊपर हमला होता है तो यह दिखाया जाता है कि अगर तुमने हमारा क्रिटिसिज्म किया इस देश के अंदर, या हमारे हिसाब से तुम नहीं बोले, तो हम ये कर सकते हैं। ये वही सारा कार्यक्रम है जो डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान या जो 1971 के दौरान जो पाकिस्तानी आर्मी करती थी, कि हमारे हिसाब से नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। वही है सब कुछ। उसके बाद जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है भारत को मैसेज देने के लिए कि यहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं होगी अगर तुमने कुछ किया।
देखिए, भारत को जो करना है वो करेगा, और क्या करेगा वो भी बताऊंगा। भारत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर ली है, लेकिन जो ये सब कुछ हो रहा है, भारतीय कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमला हो रहा है, हाई कमीशन के ऊपर जो ये हमले हो रहे हैं, जो चार चार के ऊपर हमला हो रहा है, ये वियना कन्वेंशन का साफ साफ उल्लंघन है। आप वियना कन्वेंशन को बांग्लादेश नहीं मान रहा है, तो भारत भी फिर कोई किसी कन्वेंशन को मानेगा, ये उम्मीद मत रखिएगा। भारत भी अपने हिसाब से अपना जवाब देना जानता है, और जवाब इस तरीके से कि भारत ने मिजोरम के अंदर अपना जो वहां पर थर्ड कोर है दीमापुर में, वहां पर जो जीओसी है, ईस्टर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, वो पहुंचे थे बिल्कुल मिजोरम और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। वहां पर थ्वामपुई नाम की एक जगह है ऐजवाल के पास, वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद जो बांग्लादेश का दो चिकन नेक है ना, एक तो ऊपर है उत्तर में जो भारत के चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, तो रंगपुर वाला की सीधी लाइन खींच दे तो बांग्लादेश का वो जो ऊपर का सिरसा है वो कट जाएगा। एक नीचे है जो चिटेगोंग हिल ट्रैक वाला है, वो मात्र कुछ 17-20 किलोमीटर चौड़ा है, उससे ज्यादा चौड़ा नहीं है। ठीक उसके आसपास भारत अपने नई जो गैरिसन है वो स्थापित कर रहा है। आरसी तिवारी जी जो जीओसी ईस्टर्न कमांड है वो पहुंचे थे वहां पर। उसके अलावा असम राइफल्स के लोग थे और 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर उसके अधिकारी वहां पर थे। और वहां पे जो दो बॉर्डर आउटपोस्ट है, पूर्वा, वहां पर पहुंचे थे, जो चिटागोंग से मात्र 50 किलोमीटर दूर होगी, और दूसरी सिलसुरी आउटपोस्ट है, वहां पर पहुंचे थे, वो चिटागोंग से मात्र 60-65 किलोमीटर दूर होगी, ज्यादा दूरी नहीं है। वहां पर पहुंचे और पूरे के पूरे बॉर्डर का जो मिजोरम से लगता हुआ इलाका है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पर वो पहुंचे कि वहां से म्यांमार भी लगता है, बांग्लादेश भी है और भारत भी है। वहां पर पहुंचे और वहां पर इन दो बॉर्डर आउटपोस्ट पर उन्होंने एक तरीके से निगरानी की, मतलब देखा क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, क्या कर सकते हैं। और अब भारत का प्लान यह है कि यहां लगभग 85 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाएंगे इस मिजोरम वाले सेक्टर के अंदर। 40 लगभग बन चुके हैं, और ये आर्मर्ड बॉर्डर बंकर्स होंगे। ये जो बॉर्डर आउटपोस्ट होंगी कि मतलब मजबूत आर्मर्ड टाइप बनाई जाएंगी, आर्मरी इसके अंदर हथियार रखे जाएंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है, पब्लिक डोमेन के अंदर है, ऑलरेडी सबको पता है, न्यूज़पेपर्स में छप रहे हैं, तो कोई इसमें ऐसा बड़ी बात नहीं है। और पहले ही भारत 3 गैरिसन बना चुका है, चौथा ये बना रहा है, और ये जो थर्ड कोर है दीमापुर उसके अधीन आएगा। तो भारत भी अपनी तैयारियां कर रहा है कि ऊपर जो 3 गैरिसन बनाए हैं वो ऊपर वाले चिकन नेक के लिए है, और जो नीचे ये तैयार किया जा रहा है ये नीचे वाले चिकन नेक के लिए है, कि जिस भी दिन भारत को हार्ड स्ट्राइक करनी पड़ेगी, जिस भी दिन ये कार्यक्रम सेट हो जाएगा कि नहीं, एक लिमिट है, उसको क्रॉस कर रहा है बांग्लादेश, और वो चाहता है कि भारत कुछ करे, ताकि जो अपने फिदाइन हैं उन्हें भारत में भेजा जा सके, ताकि भारत को फंसाया जा सके इस नेवर एंडिंग गेम के अंदर। इसलिए परेश बरुआ को भेजा जा रहा है, उसके लॉजिस्टिक नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा रहा है, जसीमुद्दीन रहमानी को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी पब्लिक ग्राउंड के ऊपर है, इलियास हुसैन को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी भीड़ ग्राउंड पे काम करती है। इन सब लोगों का इस्तेमाल, जमात इस्लामी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, भारत भी निश्चित तौर पर तैयार है जवाब देने के लिए, लेकिन भारत चाहता नहीं है कि वो उस गेम में फंसे। क्या अब प्रधानमंत्री भी देश से बाहर थे, एनएसी भी देश से बाहर थे, अब वो भी भारत आ गए हैं। अभी 3 दिवसीय 3 देशों का यात्रा थी। अब बांग्लादेश बॉर्डर पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, तो मैसेज क्लियर है। और बांग्लादेश तो भारत के किसी इक्वेशन में भी नहीं आता था। भारत तो बांग्लादेश को कहीं समझता ही नहीं, और उस इरिटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे ये सब कार्यक्रम चल रहा, और उसके दौरान हो क्या रहा है, आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं 9-9, 10-10 करोड़ में। तो जो कोलकाता नाइट राइडर है, शाहरुख खान है, उससे भी सवाल है। जिस देश में लोग, जो देश भारत के खिलाफ माहौल बना रहा है, जिस देश का क्रिकेट बोर्ड इन लोगों के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहा है, उन्हीं के प्लेयर को तुम अपने यहां खिलाओगे। जब वो भारत में खेलता नजर आएगा और तुम उसे पैसा दोगे, और उस पैसे को ले जाकर वो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के सामने ले जाकर रख देगा और उससे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या जवाब देगी कोलकाता नाइट राइडर्स? पाकिस्तान को तो नहीं खिलाते, बांग्लादेश को क्यों खिलाना है? स्थितियां बदल गई हैं। पिछले साल कुछ और स्थिति थी, अब की बार कुछ और स्थिति है।
चलेगा नहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत के अंदर। तो ये बात अब इन लोगों को भी समझनी चाहिए। अब बांग्लादेश तो परेशान है ही, बांग्लादेश तो चाहता ही है कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो। पाकिस्तान भी परेशान होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, माफ कीजिएगा, उप प्रधानमंत्री है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, क्या कह रहा है? अरे यार भारत वालों मान जाओ यार, तुमने ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या एबियंस में डाली, हमारी लंका लगा दी है, परेशानी हो रही है। चिनाब में कभी तो तुम 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ देते हो, फिर उसे अचानक से बढ़ा के तुम 58,000 कर देते हो, फिर उसको घटाकर फिर 800 कर देते हो। मतलब तय कर लो ना क्या करना है। लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि भारत को क्या करना है, इसलिए परेशान है पाकिस्तान। इसलिए आईएसआई एक्टिव हो रही है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि बांग्लादेश आज भी वो पाकिस्तान का हिस्सा है। इसलिए तो कहते हैं कि भारत कहां लड़ा था। बहुत सारे हैं ऐसे जिहादी मानसिकता के जो मुल्ला घूम रहे हैं वहां पर कि भारत कहां लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो हमारी मुक्ति वाहिनी लड़ी थी। तो भैया आज तुम उसी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जिसके साथ खिलाफ तुम्हारी मुक्ति वाहिनी लड़ी थी, अगर तुम्हारी बात भी मान ली जाए तो। कुल मिलाकर बांग्लादेश इज इन अ स्टेट ऑफ केओस, सिविल वॉर की तरफ वो देश बढ़ रहा है। भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है उन टटपूंजियों ने, लेकिन कुछ होगा नहीं। भारत अवॉइड करना चाह रहा है। और ध्यान दीजिएगा, रेड लाइन वो है जिस दिन काउंसुलेट का जो गेट है वो पार करोगे ना, जितनी देर तुम्हें काउंसुलेट के गेट से लेकर और कंपाउंड में वहां बैठे अधिकारी के कमरे तक जाने में लगेगी ना, उस दौरान भारत तुम्हारा चिकन नेक अलग कर चुका होगा, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ उतनी दूरी है जो तुम्हें बचाए हुए है। उस गेट, उस कंपाउंड के गेट और उस बिल्डिंग के अंदर बैठे उस अधिकारी के बीच में जितना अंतर है, उतना ही अंतर है भारतीय सेना और तुम्हारे चिकन नेक्स के अंदर। दोनों जगह से हाथ पैर काट दिए जाएंगे। ये भली बात ही समझ ले बांग्लादेश। और ये कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, ये संप्रभुता की लड़ाई है और संप्रभुता की बात है, और भारत इसके लिए निश्चित तौर पर तैयार है। और जो आसिम मुनीर कहता है ना कि भैया इस बार ईस्ट से होगा, तो भैया आसिम मुनीर तुम्हारा भी ईस्ट भारत ही है। और भारत क्या करेगा फिर जवाब बहुत बेहतर जानते हो तुम। अभी तो ट्रंप मंगा रहा है ना सैनिक, वहां भेज, फिर देखते हैं तेरे पास कौन बचेगा लड़ने के लिए। खैर, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।